नमस्कार बच्चों। कक्षा 1 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 7 महात्मा के मार्ग पर। तो बाबू राष्ट्रीय पिता और महात्मा के रूप में ही हम जिसे पहचानते हैं वह महान पुरुष थे। मोहनदास करमचंद गांधी ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो बच्चों, महात्मा के मार्ग पर भाग 1 में हम पढ़ाई करेंगे बापू, यानी कि आप पहचानते हैं, यहाँ पे तस्वीर दी गई है कि बापू राष्ट्रीय पिता और महात्मा के रूप में हम जिसे पहचानते हैं वह महान पुरुष थे। उसका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकते हैं, आप लाइन कर सकते हो। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर गोरे लोग इस समृद्ध देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की तुलना में यहाँ भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था। इस अन्याय और अपमान को गांधी जी ने चुनौती दी। अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की अनोखी पद्धति को गांधी जी ने खोजा और उनका नाम दिया सत्याग्रह। तो बच्चों, गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर गोरे लोग इस समृद्ध देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की तुलना में देखें तो भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था। इस अन्याय और अपमान को गांधी जी ने चुनौती दी। अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की अनोखी पद्धति को गांधी जी ने खोजा और उसका नाम दिया। वो नाम कौन सा था? सत्याग्रह था। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 7.1 गांधी जी की तस्वीर आप देख सकते हो। उसमें इतना जानिए में गांधी जी डरबन कोड देखने गए। वहाँ न्यायाधीशों ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने कोट को छोड़ दिया, परंतु पगड़ी को न उतारकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। उनका यह व्यवहार वहाँ निवास करने वाले भारतीयों को अच्छा लगा। तो बच्चों, गांधी जी कहाँ गए थे? डरबन कोड देखने गए थे। वहीं पर न्यायाधीशों ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था, लेकिन गांधी जी ने कोट को छोड़ दिया, परंतु पगड़ी को न उतारकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। उनका यह व्यवहार निवास करने वाले भारतीयों को अच्छा लगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो बच्चों, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। आप लाइन कर सकते हो। भारतीयों को अपार कष्ट सहने, परंतु फिर भी हिंसा को नहीं अपनाया। अंत में सफलता मिलने से इन आंदोलन पर ध्यान गया। तो बच्चों, हम देखेंगे इतना जानिए में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, आप लाइन कर सकते हो। और दूसरा, उसका जन्म कब हुआ था? 2/10/1869 में हुआ था। आपको सबको याद रखना है। जन्मस्थल कौन सा है? पोरबंदर, यानी कि कीर्ति मंदिर। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा था। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमद राजचंद्र थे। राजकीय गुरु कौन से थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मकथा कौन सी लिखी थी? सत्य के प्रयोग। निर्वाण दिन कौन सा रहा था? तो 30/1/1948 रहा था। और उसकी समाधि राजघाट दिल्ली में आई हुई है। तो बच्चों, इतना जानिए में आप सबको ये याद रखना है। तो बच्चों, यहाँ पे तस्वीर दी गई है 7.2 में। वहीं पे नाटाल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 में। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ गांधी जी ने रंगभेद का विरोध करने के लिए नाताल कांग्रेस प्रेस की स्थापना की थी।
आप इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हो। पिछली पंक्ति में मध्य में टाई पहनकर दिखाई पड़ रहे थे। तो बच्चों, टाई पहनकर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहे गांधी जी है जब युवानी में थे तब। तो 7.2 में नाटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिण अफ्रीका 1895 की ये तस्वीर है। यहाँ पे टाई पहने हुए गांधी जी तस्वीर में हम देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करके ईस्वी सन 1915 में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत लौटे। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफलता प्राप्त करके इसी सन 1915 में कितने 46 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की लड़ाई में सफलता मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनका आदर करने लगे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी कि काले गोरे के भेदभाव की लड़ाई में जो सफलता मिली है, वो सफलता लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनका आदर मान सम्मान करने लगे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। यानी कि मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया था। तो बच्चों, ये वाली आप लाइन कर सकते हो कि कौन से बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया था। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का स्वागत किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से गांधी जी ने पहले वर्ष पूरे भारत का प्रवास करके लोगों की आवश्यकता और परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। यानी कि किसके कहने पर किया था? तो बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने पूरे भारत वर्ष की क्या की थी? प्रवास किया था। उन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ में रह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। भ्रमण के बाद गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यानी कि भ्रमण यानी कि घूमते घूमते गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। एक वर्ष के बाद वे आश्रम को साबरमती नदी के किनारे ले गए। तो बच्चों, हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो बच्चों, चंपारण सत्याग्रह का समयकाल कौन सा है आपको पूछा जा सकता है। तो कब आएगा? 1917 में। हिमालय की तराई में नेपाल के नज़दीक बिहार का यह चंपारण क्षेत्र बागानों के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण में यूरोपीय जमींदार किसानों को जमीन के 3/20 भाग में नील की अनिवार्य रूप से बुवाई करके उत्पादन को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। यानी कि हिमालय की तराई में नेपाल के नज़दीक बिहार का यह चंपारण क्षेत्र यानी कि बागानों के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण के यूरोपीय जमींदार किसानों को जमीन के लिए 3/20 भाग के नील अनिवार्य रूप से बुवाई करके उत्पादन को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह से इस प्रश्न की जांच करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया, परंतु जांच करे उसके पहले ही वहाँ के मजिस्ट्रेट ने उसे नोटिस दे दिया। नोटिस द्वारा चंपारण जिला तात्कालिक छोड़ देने का आदेश दिया। यानी कि गांधी जी जैसे ही उसकी जांच करने से पहले ही, परंतु जांच करे उसके पहले ही वहाँ के मजिस्ट्रेट ने उसे नोटिस दे दिया कि चंपारण जिला तात्कालिक छोड़ देने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस नोटिस का अनादर किया। फिर भी गांधी जी क्या करते हैं? इस नोटिस का अनादर करते हैं। गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया। फिर भी गांधी जी ने किसानों की ये जो परेशानियाँ थी
वो परेशानियों को लेकर सरकार के सामने प्रस्तुत किया। चंपारण के मोतिहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन किया। अंत में सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण के इस सत्याग्रह ने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, यानी कि गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया और चंपारण के मोतिहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन कर दिया। अंत में सत्याग्रह क्या हुआ? सफल रहा। चंपारण के इस सत्याग्रह ने पूरे देश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। तो बच्चों, हमने देखा चंपारण सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था? 1917 में। तो बच्चों, हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, उसका समय कौन सा है? 1917 से 1918 तक का समय है। 1917 में खेड़ा जिले में अत्यधिक बरसात हुई, सभी फसलें नष्ट हो गई। इतना होने पर भी सरकार ने किसानों का कर माफ करने के बदले जमीन कर लेने का निश्चय किया। यानी कि बच्चों, 1917 में खेड़ा जिले में अत्यधिक बरसात हुई, यानी कि बरसात होती रही, सभी फसलें बरसात ज़्यादा होने से नष्ट हो गई। इतना होने पर भी सरकार ने किसानों का कर माफ किया न था और बदले में जमीन कर लेने का निश्चय किया था। फिर भी ज़्यादा बारिश होने पर, फसल अच्छी न होने पर भी कर लाद दिया था। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में, यानी कि गांधी जी के हस्तक हेठल किसानों ने ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू किए। गांधी जी ने किसानों से कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग को स्वीकार न कर ले तब तक हम कर नहीं भरेंगे। यानी कि इस सत्याग्रह जो किसानों का था, उसमें जब तक हमारी मांगे पूरी न हो तब तक हम क्या करेंगे? कर नहीं भरेंगे। गांधी जी के आह्वान को मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए। यानी कि खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आह्वान के मान देते हुए वो वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में सम्मिलित हो गए। कौन से आंदोलन में सम्मिलित हुए थे बच्चों? तो खेड़ा सत्याग्रह में। गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया कि यदि कमजोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले किसानों कर भर देंगे। यानी कि शर्त कौन सी रखी थी बच्चों? तो गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर देते हैं कि अंत में यदि कमजोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले किसानों क्या भर देंगे? कर भर देंगे। अंत में कमीशन ने ऐसा ही आदेश 1918 में दिया, जिससे आंदोलन सफल हुआ था। खेड़ा का आंदोलन परिणाम की दृष्टि से नहीं परंतु सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था। यानी कि खेड़ा का जो आंदोलन किया गया था वो परिणाम की दृष्टि से नहीं परंतु सिद्धांतिक दृष्टि से देखे तो वो महत्वपूर्ण रहा था। किसानों में जागृति आई। ये सत्याग्रह से क्या हुआ था? किसानों में ज़्यादातर जागृति आई। सरकार का भय दूर हुआ, यानी कि सरकार का भय जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगा। गांधी जी और देश को वल्लभ भाई पटेल जैसा निष्ठावान और समर्पित साथी प्राप्त हुआ। यानी कि गांधी जी और देश को वल्लभ भाई पटेल जैसे निष्ठावान समर्पित नेताएं प्राप्त हुए। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे 1919 में हुए रोलेट एक्ट का कायदा। प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट का कायदा कौन से साल में हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा की। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ये एक्ट कैसा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा किया।
रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था और विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सके, ऐसी व्यवस्था थी। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा रहा था। पुलिस को आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त हो रहा था, इसके लिए यह कानून बनाया गया। लोगों ने इस कानून का विरोध किया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के सामने पूरे भारत का यह पहला संघर्ष था। यानी कि रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के सामने पूरे भारत का यह पहला शासन था, जबकि यह कानून अधिकतर शहरों तक ही सीमित था। यानी कि ये जो कानून था वो अधिक शहरों तक ही सीमित रहा था। देश में कानून के विरुद्ध में जुलूस निकाले गए, यानी कि देश में कानून के विरुद्ध जुलूस सभाएं निकाली गई। हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने इस आंदोलन का असफल करने के लिए दमनकारी मार्ग अपनाया। तो बच्चों हम देखेंगे जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया, यानी कि सुपुर्द कर दिया। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपनी प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। सभा में शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोले चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक सांकरा दरवाजा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। प्रवेश द्वार से सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। यह गोलीबारी गोलियां समाप्त होने तक चली रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 379। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सी तारीख को हुआ था? 30 मार्च 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के लोगों ने हड़ताल की थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो। वो अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया था। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपने प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। सभा में शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने कोई चेतावनी न दी कि सीधे ही जाकर गोली चलाना शुरू कर दिया था। इस जगह पर आने जाने के लिए एक ही सकड़ा यानी कि बहुत छोटा दरवाजा था। निकलने के लिए दरवाजा, प्रवेश ने आने जाने के लिए एक ही दरवाजा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें ही दिख रही थी। प्रवेश द्वार से सैनिक ने गोली चलाना शुरू कर दिया था। यह गोलियों समाप्त होने तक सीधे लोगों पे चलती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 घायल हुए थे, परंतु वास्तव में यह संख्या अधिक थी ऐसा माना जाता है। लेकिन देखी जाए तो लोगों की मृत्यु बस इतनी नहीं थी बच्चों, तो 1200 ज़्यादा लोग घायल हुए थे, परंतु वास्तव में यह संख्या देखें तो अधिक थी ऐसा माना जाता है। इस घटना से अब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा था। यानी कि अंग्रेजों जो क्या दे रहे थे, हमें जो दे रहे थे उसमें क्या नहीं था? निष्ठा नहीं थी, विश्वास नहीं रहा था। लोगों को
अंग्रेजों की सरकार पे विश्वास उठ चुका था। तो 7.3 के आप जलियांवाला बाग चित्र में लोग दीवारों पर बनी हुई गोलियों के निशाने बता रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो बच्चों हम देखेंगे कि इतना चलिए में नाइट रविंद्रनाथ टैगोर की ये तस्वीर देख रहे हो। नाइटहुड ब्रिटिश राजा या रानी का किसी व्यक्ति को असाधारण व्यक्तिगत सफलता या लोक सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान, ये नाइटहुड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड का सम्मान मिला था उसने लौटा दिया था, इन्होंने लौटा दिया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमानों की किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन दे। यानी कि रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया गया था और गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन देते रहे। तो बच्चों हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि किया। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा धर्मगुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया था। यानी कि बच्चों हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि कर लिया। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तो तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा यानी कि धर्मगुरु रहे थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया था। इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यानी कि बच्चों उन खलीफा का जो आंदोलन था वो खलीफा का जो पद था वो रद्द कर दिया गया था। इसे पद को रोकने के लिए इसी संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ है उसे क्या कहते हैं, खलीफा आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। यानी कि खिलाफत आंदोलन के कौन कौन थे, दो मुख्य नेता, मौलाना मोहम्मद अली और खिलाफत और मौलाना शौकत अली, दो मुख्य नेताएं थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा स्वराज की मांग करना। यानी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, इन दोनों नेताओं को गांधी जी ने समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस को आग्रह किया पंजाब में जो किए गए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर हमें क्या करना होगा, अभियान चलाना होगा और हमें स्वराज की मांग करनी होगी। तो बच्चों हम देखेंगे असहयोग आंदोलन कब तक हुआ था, 1920 से 1922 तक हुआ था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी, हिंद स्वराज्य, वो कौन सी साल में लिखी गई थी, 1909 में। गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों हम असहयोग आंदोलन में देखेंगे कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, हिंद स्वराज्य, वो कब लिखी गई थी, 1909 में। गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उनके असहयोग के कारण ही चल रहा
है। यदि भारत के लोग अपना असहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो बच्चों, हम देखेंगे 7 मई 4 में गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए चक्रवर्ती कौन है? राजगोपालाचारी। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक के सत्याग्रह के नेता को लोग राजा जी के नाम से पहचानते थे। तो बच्चों, यहाँ पर असहयोग वापस ले लेते हैं तो वर्ष के अंदर ही देखें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और हमारा स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, यानी कि असहयोग के आंदोलन पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके 2 मुख्य पहलू थे। जिसके कितने पहले थे? 2 पहले पहलू में सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, विदेशी कपड़े व माल का बहिष्कार करना, जबकि रचनात्मक पहलू में खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। तो बच्चों, ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू तो किए, लेकिन जिसके 2 मुख्य पहलू है। तो पहला कौन सा है? तो सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े व माल का बहिष्कार करना। बस इतना कौन सा है? प्रथम पहलू में ये सब आता है। तो बच्चों, ये वाला लाइन कर सकते हो। जो कि दूसरा यानी कि रचनात्मक पहलू में आप देख सकते हो, उसमें खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। तो बच्चों, हम देखेंगे आगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग करके किया था। तो 1921 से 22 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू हुआ, यानी कि 1921 और 22 में देखें तो आंदोलन अधिक तेजी से शुरुआत हुई थी। विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी और असफल अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे तो 1921 और 22 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू होने पर उसमें विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट जो लोग थे वो उसने स्कूल तथा कॉलेज को छोड़ दिया, जिसमें कौन किसने भाग लिया था? तो मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, अशरफ अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था और अधिकांश चुने हुए सदस्यों ने विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में से त्याग पत्र दे दिया। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी, यानी कि बच्चों, जो नेताओं क्या थे सरकारी नौकरी कर रहे थे वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट ने अपने अभ्यास छोड़ दिया था। वो जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो जगह पर लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया था। घर घर चरखा जलाया जाने लगा। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामा मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। तो बच्चों, इसके साथ देखें तो सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों जलाना शुरू कर दिया। घर घर चरखा जलाना शुरू कर दिया। स्वदेशी का इसी तरह प्रचार हुआ, जिसमें काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामा मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। महात्मा गांधी जी हिंसक आंदोलन के लिए विरोध में थे। 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित ही मारे गए थे। तो बच्चों देखें तो यहाँ पर
महात्मा गांधी जी की हिंसक आंदोलन के यानी कि हिंसक लड़ाई में मानते नहीं थे, विरोध में थे। 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित मारे गए थे, जल गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया था। तो असहयोग का आंदोलन स्थगित करने का कारण कौन सा था? ये 22 पुलिस वाले जीवित मारे गए थे, यही कारण था। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी अनेक शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई गई थी। असहयोग आंदोलन को समाप्त करके गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करने पर ध्यान देना शुरू किया, यानी कि असहयोग आंदोलन को बंद करने समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करने पर ध्यान दिया। 20 के दशक में मध्य में ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सामाजिक कार्य के प्रतिभाव के रूप में गांधीवादियों को अपने लोकमत का फैलाव करने में सहायता प्राप्त हुई, यानी कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना भी इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना भी की गई थी। इस समय की देखें तो महत्वपूर्ण घटना कहलाती है। भारत के भविष्य को यदि ध्यान में ले तो इन पक्षों के विचारों में काफ़ी अंतर था। अपने शिक्षक की सहायता ले करके इन राजनीतिक पक्षों के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों 7.5 में चौरी चौरा स्थल यानी कि उत्तर प्रदेश आप तस्वीर देख सकते हो। तो बच्चों इतना जानिए जनता के मानस पटल पर गांधी जी की तस्वीर कैसी थी। असम में गांधी जी महाराज की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचे के मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग शुरू कर दिया था, यानी कि असम में गांधी जी का नाम लेकर गांधी जी महाराज की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचे में मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग शुरू कर दी थी। और दूसरा, बहुत से असम में वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी जी का यशगान होना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत से आसाम के वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान होना भी शुरू हो गया था। भारत के देसी रजवाड़े भी गांधी जी से प्रभावित थे, यानी कि भारत में देसी रजवाड़े भी गांधी जी से प्रभावित थे। उनमें से कुंडल के राजा भगत सिंह जी ने अपने राज्य में रचनात्मक कार्यों को गति प्रदान की। इन्होंने कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और अनिवार्य कर दिया। गुजराती भाषा का शब्दकोश कौन सा है? भगवत गोमंडल की इन्होंने रचना करवाई थी। तो बच्चों इतना जानिए में गांधी जी का बहुत बड़ा प्रदान रहा है। तो 7.6 में हम देखेंगे साइमन कमीशन का विरोध। तो बच्चों 7.6 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। साइमन कमीशन को 1927 में इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। इन आयोग को भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय करना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस निर्णय से भारत को अत्यधिक असंतोष हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब विरोध प्रदर्शनों से उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक। तो बच्चों साइमन कमीशन गो बैक कब हुआ था? 1927 में। जो इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में ही एक आयोग भारत भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय करना था, लेकिन
इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। सब कौन थे? अंग्रेजों। इस निर्णय से भारत को अधिकतर असंतोष हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया गया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब विरोध प्रदर्शन से उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का कौन सा नाम दिया था? साइमन गो बेल। तो बच्चों हम देखेंगे बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अंग्रेज सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी। किसानों ने अपने प्रश्नों को सरकार के सामने रखा, परंतु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। आंदोलन शुरू हुआ। रविशंकर महाराज। तो बच्चों हम देखेंगे 7.7 में आप देख सकते हो। सरदार पटेल ने 1945 से 47 के समय में आज़ादी के लिए वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1918 के बाद स्वतंत्र आंदोलन में प्रथम पंक्ति में रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। अंग्रेज सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी। किसानों ने अपने प्रश्नों को सरकार के सामने रखा, परंतु सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं था। अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। आंदोलन शुरू हुआ। रविशंकर महाराज और जुगतराम दवे जैसे कार्यकर्ताओं की मदद प्राप्त हुई, यानी कि सरदार वल्लभ भाई को रविशंकर महाराज और जुगतराम दवे जैसे कार्यकर्ताओं की मदद मिली। किसान लोग निर्भय होकर कानून भंग करने लगे। वल्लभ भाई के जोशीले भाषण से किसानों में हिम्मत आई। अंत में अंग्रेज सरकार ने वल्लभ भाई को पुनः बुलाया। किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही न्यायपूर्ण कर वसूल करने का निश्चय किया। इस सफल सत्याग्रह के कारण वल्लभ भाई पटेल क्या कहलाए थे? सरदार कहलाए थे। तो बच्चों आपको याद रखना है। तो नेहरू रिपोर्ट। तो बच्चों हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। तो 7.8 में आप तस्वीर देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी हुई है। सर्वपक्षीय परिषद फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी हुई है, वो भी सर्वपक्षीय परिषद फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की थी। इन्होंने सभी पक्ष को अनुकूलन हो ऐसा संवैधानिक प्रारूप तैयार किया, जिसे नेहरू प्रारूप या रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, परंतु मुस्लिम लीग की असहमति के कारण सरकार ने उसे अस्वीकार किया था। तो बच्चों हम देखेंगे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव वो कब हुआ था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार संस्थानिक पहलू पर उत्पन्न हुई विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को दिए गए समय की अवधि पूरी हो जाने से कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया था। सरकार का कोई प्रतिभाव न मिलने पर रावी नदी के किनारे हुई एक अधिवेशन को पूर्ण स्वराज के बारे में प्रसारित पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली। इस घटना के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इसी तारीख से अमल में लाया गया। तो बच्चों हम देखेंगे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सांस्थानिक पहलू पर उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए सरकार को दिए गए समय की अवधि खत्म ही होने वाली थी कि कांग्रेस ने
लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलवाया गया। सरकार का कोई प्रतिभाव न मिलने पर रावी नदी के किनारे हुई एक अधिवेशन को पूर्ण स्वराज के बारे में प्रस्ताव प्रसारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में सरकार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली और इस घटना के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इसी तारीख से अमल में लाया गया। तो बच्चों हम देखेंगे इतना जानिए में महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में एक बार प्रमुख बने थे। तो बच्चों इतना जानिए में महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में एक बार क्या बने थे, प्रमुख बने थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। और स्वाध्याय नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 1 से 3 दिए गए हैं, 1 से 5 दिए गए हैं, तो आपको पांचों लिखने हैं। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 से 3 दिए गए हैं। प्रश्न 3 उचित जोड़े बनाइए। 1 से 5 दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्वाध्याय सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और 1 से 3 प्रश्नों आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।